नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हमारे अतीत, और आज हमारा उसी श्रृंखला में दूसरा लेसन है नए राजा और उनके राज्य। देखिए, यहाँ पिछले लेसन में हमने 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी ली थी, और आज हम नए राजा और उनके राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, 7वीं शताब्दी के बाद अनेक राजवंशों का जन्म हुआ था या अनेक राजवंशों का उदय हुआ, और इस जो लेसन है इसमें हमें उन राजवंशों के बारे में, उनके उदय की परिस्थितियों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में जानने को मिलेगा। और विशेष तौर से हम इस लेसन के अंदर हम चोल राजवंश का इतिहास जानेंगे। देखिए, चित्र जो मानचित्र हमें दिया गया है, उस मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो राजवंश दिखाए गए हैं उनमें देखिए अलग अलग दिखा रखा है। ये है चौहान, ठीक है, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार, ये कुछ राजवंश अपने को उत्तरी भारत की ओर दिखा रखे हैं। वही बंगाल की ओर देखिए पाल, ठीक है, और ये देखिए राष्ट्रकूट। ये जो संकेत हमें दिए गए हैं, ये संकेत एक अलग ही लाइन से अपने को डॉटेड करके दिखा रखे हैं। ये जो लाइन है वो इस बात की ओर संकेत कर रही है कि ये जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र परिवर्तनशील सीमाओं वाले क्षेत्र थे। तो चौहानों, गुर्जर प्रतिहारों, चंदेलों, पालों, राष्ट्रकूटों आदि के क्षेत्र है, उनकी सीमाएं बदलती रही थी। ठीक है, अब दक्षिण की ओर नीचे इसी मानचित्र में देखें तो देखिए यहाँ चोल, पांडे, चेर, ये तीनों दे रखे हैं। ठीक है, चोल, चेर और पांडे, इन तीनों की सीमाएं उतनी परिवर्तनशील कभी नहीं रही जितनी अन्य राजवंशों की रही थी। ठीक है, देखो नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए। ये कब की बात है? 7वीं शताब्दी में बड़े योद्धा और भूस्वामी सामने आने लगे थे। राजा लोग प्राय इनको अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देने लगे थे, और राजा उनसे उम्मीद करता था कि ये सामंत है, ये राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उसके दरबार में हाजिरी लगाएं और उनको सैन्य सहायता दें। ठीक है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर दिया करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, यानी राजा के आधिपत्य से भी कई बार ये स्वामी है या सामंत है वो मुक्त होने का दावा कर दिया करते थे। और इसी प्रकार का एक उदाहरण हमें दक्कन के राष्ट्रकूटों का दिया गया। ठीक है, शुरुआत में जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों का एक प्रधान हुआ दंती दुर्ग। उसने चालुक्य स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और दंती दुर्ग ने अपना एक अलग राष्ट्रकूट वंश स्थापित कर दिया, और उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक महायज्ञ या अनुष्ठान करवाया। अब देखिए, हिरण्यगर्भ क्या होता है? हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। ठीक है, और ये क्या था? यह एक अनुष्ठान था, और ये अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, और ब्राह्मणों की सहायता से जो व्यक्ति या जो स्वामी या जो सामंत ये अनुष्ठान या हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवा दिया करता था, तो माना जाता था कि इससे जो याचक है यानी वो जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। यानी हिरण्यगर्भ जब ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाता था तो करवाने वाला व्यक्ति चाहे क्षत्रिय वर्ण में जन्म न ले पाता हो या न लिया हुआ हो, फिर भी वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेने वाला माना जाता था। तो इस प्रकार का दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ करवाया और अपने आप को एक राजा के रूप में स्थापित करवाया। कुछ अन्य उदाहरणों में देखें तो उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का भी सहारा लिया था। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें तो कदम्ब मयूर शर्मण है, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण है। इन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया और शस्त्र को अपना लिया। ठीक है,
तो अब जैसे कदम्ब मयूर शर्मा ने इन्होंने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ हमें एक ऊपर चित्र दिया गया है। ठीक है, ये चित्र, ये एलोरा की गुफा नंबर 15 का चित्र है। ठीक है, इसमें विष्णु को नरसिंह है। ठीक है, विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है और ये राष्ट्रकूट काल की ही करती है। और राष्ट्रकूट को स्थापित करने वाला व्यक्ति था दंतिदुर्ग, और किससे उसने अलग किया? अपने आप को उन्होंने चालुक्यों से अलग किया था। अब राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। यानी ये नहीं था कि वो उनसे बिल्कुल अलग हो गए थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए या तो मना लिया जाता था या बाध्य कर दिया जाता था, और कभी कभी इस हिस्से को लगान कहा जाता था। और लगान के रूप में शासक वर्ग है वो इन लोगों से इसकी वसूली करता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और ये राजस्व लेता था, और राजस्व इस प्रकार का व्यापारियों से भी लिया जाता था। यहाँ एक 4 सोकर के बारे में जानकारी हमें दी गई है। अब क्या है ये 4 सोकर? देखो, तमिलनाडु के अंदर शासन करने वाले वंशों के अंदर चोल वंश काफ़ी प्रभावशाली वंश हुआ है। तो चोल अभिलेखों का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के 400 से ज़्यादा करों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द कहाँ मिलते हैं? चोल अभिलेखों के अंदर मिलते हैं। और चोल अभिलेखों के अंदर सबसे ज़्यादा जो कर का जिक्र आता है वो होता है वेट्टी। ठीक है, वेट्टी नामक जो कर है वो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाता। ध्यान रखें, वेट्टी शब्द बहुत ही बड़ा शब्द है और वेट्टी शब्द है वो जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला करता है। ठीक है, और कदमाई, कदमाई यानी भू राजस्व है। कदमाई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? भू राजस्व के लिए। इसके अलावा मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि भी अनेक प्रकार के कर थे, जिनका उल्लेख हमें चोल अभिलेखों के अंदर मिलता है और इनके लिए सम्मिलित रूप से कहा गया है 400 कर। तो जब राजा देखिए भू राजस्व या अन्य लगान के रूप में जब हिस्सा लेता था तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था को वित्तीय आधार बनाते थे। यानी वित्तीय आधार प्रदान करने का कार्य संसाधन थे जो राजा को प्राप्त हुआ करते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के लिए भी इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की संभावना हो तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं हों। ठीक है, तो संसाधन किस काम आते थे? यानी संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय जो पदाधिकारी थे वो प्राय वंशानुगत ही नियुक्त किए जाते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही वो उनसे ओहदों पर पहुंच पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना बिंदु यहाँ दिया जा रहा है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। देखिए प्रशस्तियाँ क्या है? देखिए प्रशस्तियाँ ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं हो सकते, सत्य नहीं भी हो सकते। ठीक है, सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सुरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। हमने पहले लेसन के अंदर भी देखा था कि वह जो ब्राह्मण है वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे जो अन्य लोगों की सामान्य भाषा नहीं थी, और फिर शासक वर्ग ने उनको संरक्षण प्रदान किया था और उन ब्राह्मण वर्ग के द्वारा शासकों की सौगाथाएँ रची गई थी। इसी प्रकार की एक नागभट्ट की उपलब्धि के बारे में हमें बताया जा रहा है। देखो पिछले हमने पार्ट के अंदर पढ़ चुका था, जब हमने प्राचीन भारत पढ़े थे
उसके अंदर आया था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आया था, ठीक है। और यहाँ अब दे रखा है अपने को संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में। तो ग्वालियर प्रशस्ति है वो गुर्जर प्रतिहार शासक हुए हैं नागभट्ट, उसके कामों का उल्लेख कर रही है। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के बारे में यहाँ क्या बताया गया है। आंध्र, सिंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा आदि के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ये सब किसके आगे धराशायी हो गए? ये नागभट्ट जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उसके आगे धराशायी हो गए। तो नागभट्ट ने कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराया। किसको हराया? चक्रायुध को। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, इसके अलावा वत्स और मत्स्य जो दोनों उत्तर भारत के राजा थे, इन राजाओं को भी उन्होंने पराजित किया था। किसने? नागभट्ट ने। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत कर दिया करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित भी होते थे जो भूमि पाने वाले को दे दिए जाते थे। यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसे 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। और जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है जो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि ये एक प्रमाणिक दस्तावेज हैं, ठीक है। तो मोहर इन पर लगाई जाती ताकि ये प्रमाणित किए जा सकें। अब भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? तो चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का हिस्सा यहाँ एक दिया गया है कि भूमि के साथ क्या क्या दिया गया था। तो इसमें लिखा है, हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह है, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, यानी आदि ये चीज़ें इस भूमि के अंदर उपस्थित थीं। जिसे भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटे झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो, ठीक है। 12वीं सदी में एक वृहद संस्कृत काव्य की भी रचना की गई थी और ये 12वीं सदी का जो वृहद संस्कृत काव्य है वो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में लिखने वाला ये व्यक्ति है कल्हण, ठीक है। कल्हण है, उसने एक रचना लिखी है जो इतिहास की एक प्रसिद्ध रचनाओं के अंदर मानी जाती है और वो रचना है राजतरंगिणी, ठीक है। तो कल्हण की प्रमुख रचना है राजतरंगिणी। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों का, दस्तावेज़ों का और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास स्रोतों समेत अनेक तरह स्रोतों का इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। यानी सभी प्रशस्तियों के अंदर जिस प्रकार प्रशंसा लिखी गई थी उससे अलग कल्हण ने राजतरंगिणी में आलोचनात्मक रूप दिखाया है। इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए इसे एक असाधारण ग्रंथ माना गया है। धन के लिए युद्ध, यानी युद्ध के लिए केवल राज्य का विस्तार नहीं था, युद्ध है वो धन के लिए भी होता था। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, ठीक है। क्या करते थे? दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक क्षेत्र या एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र होता था जिस पर अधिकार के लिए लोग प्रयास करते थे। तो एक विशेष रूप से वांछनीय एक ऐसा ही क्षेत्र था गंगा घाटी में स्थित कन्नौज, ठीक है।
यानी ऐसा वांछनीय क्षेत्र जिस पर अधिकांश शासक है अपनी नज़र गड़ाए हुए थे और उस पर अधिकार करना चाहते थे, ऐसा क्षेत्र था कन्नौज। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। ये लंबी लड़ाई चली, इसके 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का है। तो विशेष ध्यान रखें, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। कन्नौज पर उत्तराधिकार स्थापित करने के लिए 3 पक्षों, यानी कौन कौन से पक्ष हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन 3 राजवंशों के लिए 3 राजवंशों के आपस में संघर्ष हुए थे, वो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। ये संघर्ष लगभग छोटे मोटे रूप में तो लगभग 200 साल तक चलता रहा और इसमें अंतिम जो विजय थी वो गुज्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और निर्माण करवाकर उन्होंने अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन भी किया था। यानी कुछ ने धन के लिए क्षेत्रों को कब्जा किया, तो कुछ शासकों ने क्या किया था, अपने वैभव और अपने संसाधनों और अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए मंदिर निर्माण का सहारा लिया और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। इसलिए जब दूसरे राजा इन राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी साधन संपन्न हो गए थे। इन्हीं प्रकार के उदाहरणों में अपन देखें तो अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद था, ठीक है। तो जो अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद था वो ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है जिसने मंदिरों पर आक्रमण किए थे। उसने 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया था, ठीक है। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। इसका निशान क्या होते थे, इसका निशाना बनते थे संपन्न मंदिर, और इन्हीं संपन्न मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठाकर ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी निर्माण करने में उसने खर्च किया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में की गई बातें जानना चाहता था, यानी उन क्षेत्रों को जिसने उसने जीता था तो वहाँ के लोगों के बारे में भी वो कई बातें जानना चाहता था। कौन? महमूद। तो महमूद ने क्या किया, सुल्तान महमूद ने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की जो अरबी भाषा में लिखी गई, और ये अरबी भाषा में अल बरूनी की लिखी गई रचना किताब उल हिंद इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि अल बरूनी ने अपनी इस किताब को लिखने के लिए संस्कृत के अनेक विद्वानों से भी संपर्क स्थापित किया था, ठीक है। युद्ध करने वाले अन्य राजाओं की बात करें तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में थे साहमान, ठीक है, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए थे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे, यानी चौहान का राज करते थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, लेकिन पश्चिम की ओर उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से काफ़ी टक्कर लेनी पड़ी थी। साहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी को, अफगान शासक था मोहम्मद गोरी, उसको 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 के अंदर ये मोहम्मद गोरी के हाथों से पृथ्वीराज चौहान हार गया था। यहाँ थोड़ी सी बात मैं थोड़ी क्लियर कर दूँ। यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आपको शासनकाल दे रखा है 1168 से 1192, जबकि अधिकांश व्यक्तियों ने ये पढ़ा होगा 1166, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी यहाँ बात क्लियर कर दूँ कि पृथ्वीराज जो महाकाव्य है उस महाकाव्य के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो 1163 दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान हैं वो पृथ्वीराज चौहान के इस जन्म को 1166 मानते हैं, उसी तरह कुछ विद्वान इसको 1168 भी मानते हैं, इसलिए इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना अगला पार्ट आ रहा है चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, ठीक है, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। हम देखेंगे चोल राज्य नज़दीक एक नज़र से। देखिए इस मानचित्र के अंदर हमें कुछ राजवंशों के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए काकतीय, नालामवादी, वनवासी, गंगावादी, चोल, वेंगी, दक्षिण कलिंग, ठीक है, उरेयूर,
मदुरई, पांडे, ये कुछ क्षेत्र और राज्य अपने को दिखाए गए हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि चोलों का किस प्रकार से राज्य पनपा था। उरैयूर से तंजावुर तक, ठीक है, उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार, क्या दे रखा है, कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। और जो मुट्रियार नाम का मुखिया परिवार था वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। किसके महत्व थे, यानी शुरुआत में मुट्रियार का जो मुखिया परिवार था वो पल्लव राजाओं के अधीन या महत्व था। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजाले ने 9वीं सदी के मध्य मुट्रियारों को हरा दिया और उनके डेल्टा यानी कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया। किसने, विजाले ने। विजाले कहाँ का है, उरैयूर का चोल वंशीय मुखिया परिवार का सदस्य है और उसने कावेरी डेल्टा के पास मुट्रियारों को हरा दिया और कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने, विजाले ने। अब उसके बाद विजाले के उत्तराधिकारी हुए। विजाले के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में ये राज्य बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांडे और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। कौन कौन से, पांडे और पल्लव राज्य चोल वंश का हिस्सा बन गए। अब यहाँ राजा का नाम दिया गया राजराज प्रथम। देखिए राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है जिसने 985 ईस्वी में राज्य स्थापित किया था या राजा बना था। तो राजराज प्रथम ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा करके अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठित किया था। किसने, राजराज प्रथम ने। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, उसने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रदेशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। ठीक है, तो चोल के प्रारंभिक राजाओं के अंदर दो मुख्य नाम आ रहे हैं, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। थोड़ी सी बात ध्यान रखें, यहाँ एक बात कही गई है कि एक जल सेना बनाई गई। देखिए चोलों के समय बंगाल की खाड़ी है ना, वो चोलों की झील के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना बिंदु दिया गया है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर ये स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए चमत्कार से कम नहीं है। यानी तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर जो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए थे वो स्थापत्य कला और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और मंदिर के लिए काम करते थे। अब उनमें थे कौन, पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, ये इसके आसपास रहने वाले थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे बल्कि ये मंदिर है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। ठीक है, तो मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में यदि शिल्प देखें तो सबसे प्रसिद्ध शिल्प था कांस्य प्रतिमा बनाने का शिल्प जो सबसे प्रसिद्ध था। चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही बनाई गई थी लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। एक बात याद रखें, इतिहास प्रसिद्ध एक प्रतिमा है नटराज। ठीक है, अष्टभुजी नटराज की जो प्रतिमा है वो चोल कालीन समाज की ही देन है। अब ये मंदिर देखिए, गंगईकोंडचोलपुरम का यह मंदिर दिया गया है, बड़ा ही भव्य मंदिर है। छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई है उस पर अपन गौर करें और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी बड़े ध्यान से देखें तो ये भव्य मंदिर नजर आता है। इसी प्रकार ये हमें एक दी गई है कांस्य की प्रतिमा। ठीक है,
नेक्स्ट है कृषि और सिंचाई। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से भी संभव हो गई, यानी चोलों की उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से भी संभव हुई। देखिए कावेरी नदी की खाड़ी है, या कावेरी नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे क्या होता था, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान कराता था। यानी ध्यान रखें, चावल की खेती के लिए अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और जो कावेरी नदी की डेल्टा से निकली जो शाखाएं थी वो बार बार पानी उलीचती तो किनारों पर उपजाऊ मिट्टी आ जाती और यहाँ आर्द्रता बनी रहती जो चावल के लिए काफ़ी काम आती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं-6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी, इससे पहले नहीं हुई थी। यानी तमिलनाडु के इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती कब शुरू हुई, 5वीं और 6वीं शताब्दी में। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल भी किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे, यानी बाढ़ रोकने के लिए क्या करते थे, तटबंध बनाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी ली जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार 2-2 फसल लेने का काम भी हो गया था। ये देखिए एक हौजद्वार दिया गया है। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसी के जरिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सिंचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, ठीक है। इस प्रकार की बाधा है ये लकड़ी या धातु की, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर को या प्रवाह की दर को संचालित करता था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। अभी सिंचाई के लिए क्या पद्धतियां थी उनमें देखिए, कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे तो कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल तालाब बनाए जाते थे। यानी कृत्रिम रूप से सिंचाई करने के लिए या तो कुएं खोदे जा रहे थे या कुछ जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। याद रहे, सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। इस प्रकार योजना बनानी जरूरत होती है। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव के रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई थी। साम्राज्य का प्रशासन, यानी चोलकालीन प्रशासन किस प्रकार का था। देखिए, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, उर। तो जो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गई थी, क्योंकि वहाँ जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, सिंचित थी, इसलिए वो काफ़ी समृद्ध थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था, ठीक है। तो उर से जो बस्तियां, किसानों की बस्तियां थी जो उर कहलाती थी, और जो गांव का समूह बन गया था वो नाडु कहलाता था। और ग्राम परिषद और नाडु ये न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करती थी। यानी न्याय करने और कर वसूलने जैसा कार्य ग्राम परिषद और नाडु करते थे। वेलाल, ध्यान रखें, वेलाल, ठीक है। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। यानी धनी किसानों का एक वर्ग था जो था वेलाल। उन धनी किसानों के वर्ग को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान स्वरूप मुवेंदवेलन और उर्रैयार जैसी उपाधियां भी दी थी। अब मुवेंदवेलन और उर्रैयार क्या है, देखिए मुवेंदवेलन का तात्पर्य है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। तो वेलन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, किसान। यानी मुवेंदवेलन यानी वो किसान जिसने 3 राजाओं की सेवाएं प्रदान की है। उर्रैयार प्रधान, इस प्रकार की उपाधियां राजाओं के द्वारा उनको दी गई थी और केंद्र में महत्वपूर्ण पद भी वेलाल जाति के धनी व्यक्तियों को सौंपे गए थे। भूमि के प्रकारों के बारे में दिया गया है।
चोल अभिलेखों में अनेक कोटियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में देखो क्या क्या दिया गया है, वेलन वगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान को जो भूमि दी गई थी वो थी ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है, बहुत विशेष है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग विद्यालय, विद्यालय को रख रखाव के लिए दी गई भूमि। और देवदान तिरुमट्टुकणी ये मंदिर को दी गई थी। और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। देखिए हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मण को दी गई भूमि, प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा ही किया करती थी। ठीक है, और ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित किया करते थे। यानी नगरम क्या था, नगरम व्यापारियों का संघ था। ठीक है, नगरम क्या था, व्यापारियों का एक संघ था जो शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करने का कार्य किया करता था। तमिलनाडु के एक क्षेत्र है चिंगलपेट, तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले के उत्तर मेरू से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु के चिंगलपुट के उत्तर मेरू नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह उत्तर मेरू अभिलेख कहलाता है। इस उत्तर मेरू अभिलेख से हमें इस बात का सविस्तार प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम क्या किए जाते थे, तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखकर उनको मिट्टी के एक बर्तन में रख दिया जाता था और उसके पश्चात किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और इस प्रकार यहाँ प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए सभा के सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता था। आगे अपने को दिया गया अभिलेख और लिखित सामग्री, यानी हमें जो तमिलनाडु के चिंगलपुट के उत्तर मेरू नामक स्थान से जो अभिलेख मिला जिसे हमें उत्तर मेरू अभिलेख कहा गया है, उस उत्तर मेरू अभिलेख में क्या लिखा गया है। देखिए उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें होती थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सके, यानी जो शामिल हो रहा है वो व्यक्ति ऐसी भूमि का स्वामी हो जहां से हम भू राजस्व वसूल सकें। उस व्यक्ति के पास अपना घर हो, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, यानी सभा में सदस्य बन रहा हो उसकी उम्र क्या मानी गई है 35 से 70। उसे वेदों का ज्ञान हो, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी हो, वो ईमानदार हो। लेकिन यहाँ एक बात ये विशेष देखें, पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य अब नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये कुछ शर्तें उस सभा के लिए सदस्य बनने के लिए थी। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारियां मिलती है, लेकिन ये जानना बड़ा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन कैसा था। ठीक है, 12वीं शताब्दी की एक तमिल कृति है पेरिय पुराणम, उसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। ठीक है, 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिय पुराणम का उदाहरण अपने को दिया गया है, उससे हमें थोड़ी अन्य जानकारी मिलती है। उसमें क्या लिखा है कि अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया। यहाँ पुलाया शब्द क्या है, देखिए पुलाया एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलाल पत्रिटी समाज के बाहर मानते थे। ठीक है, यानी पुलाया ऐसे लोगों का समूह जिसको ब्राह्मणों और वेलाल प्रतिष्ठों के द्वारा समाज से बाहर माना गया था। तो ये लोगों का एक छोटा पुरवा था जिसमें उच्च किस्म के पेशे में लगे खेतों और मजदूर शामिल थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने रहते थे छोटे पिल्लों उठाए उछालते फिरते थे।
मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूर ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैयार यानी पुलाया का बहुवचन क्या है? पुलैयार। तो पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दी है। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती है। इस प्रकार की जानकारी हमें पेरिया पुराण के उदाहरण से मिलती है। एक अन्य संक्षिप्त जानकारी में तांग वंश के बारे में दी गई है। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं सदी तक रहा था। चीन में तांग वंश 7वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा। इसकी राजधानी शियान, ठीक है, राजधानी क्या रही थी? शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोग आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही के द्वारा प्रशासित होता था। यानी हमने इस लेसन के अंदर विशेषकर चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा है कि यहाँ सभा का चयन करते थे तो किस प्रकार की शर्तें होती थी, वो एक प्रकार से परीक्षा के मानदंड था। तो इसी प्रकार की परीक्षा तांग साम्राज्य के लोगों में होती थी। यानी चीन में जो तांग साम्राज्य था उस तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से नौकरशाही या नियुक्तियां की जाती थी और उन्हीं के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक चीन के अंदर सम्मिलित रही थी। ठीक है, इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को LCC चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।